हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल बाई आलोक सर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रांसफार्मर में मौज आ रही होगी, मज़ा आ रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं आगे जो हमने कल पढ़ा था उसी के आगे के सेक्शन को। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि ट्रांसफार्मर में कितना मज़ा आ रहा है, कैसे आप उसको विजुलाइज कर पाते हैं चीज़ों को। ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। चलिए, तो कल हमारी बात हुई थी बेटा कि अंडर लोडेड कंडीशन में ट्रांसफार्मर जो है ट्रांसफार्मर अंडर लोडेड कंडीशन में केस वन हमारे पास में था कि जब आई एम टी और आई नॉट टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट हमारे पास में जीरो थी और आपके पास में परमेबिलिटी इनफाइनाइट थी। कोई मैंने एक आइडियल कोर ली जिसकी परमेबिलिटी इनफाइनाइट थी और मेरे पास में रिलक्टेंस का मान जीरो था। मैं अगर आपसे कहूं तो आपके पास में फ्लक्स का मान कितना था, तो आपने कहा सर फाई एम साइन ओमेगा टी। आइडियल केस में आपके पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 कितना था, EM1 साइन ओमेगा टी। E2 कितना था, EM2 साइन कॉस ओमेगा टी। अब यहां पर हमने क्या लगा दिया बच्चा, इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इस की को मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हमारे पास में बेटा I2 जो है अब फ्लो होने लगी किसमें, लोड में। एक लोड के अक्रॉस एक वोल्टेज आया V2T। अब जब आपके पास में इंड्यूस्ड वोल्टेज आया किसके कारण बेटा, मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग किसको बेटा, ट्रांसफार्मर को एक नेगेटिव सर्किट, नेगेटिव फीडबैक सर्किट की तरह काम करता है ट्रांसफार्मर। आप ऐसा क्यों बोल रहे थे, मैंने आपको यहां पर लिखवाया है, बेटा कि यहां पर आपके पास में ट्रांसफार्मर इज अ नेगेटिव फीडबैक सर्किट बिकॉज इट सेटिस्फाई अ लेंज लॉ। यदि मैं आपसे कहूं कि इट सेटिस्फाई अ लेंज लॉ और आप कह रहे हैं सर कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैंने आपसे कहा कि बेटा आपने प्राइमरी में वोल्टेज लगाया, वोल्टेज के कारण करंट आई, करंट के कारण एमएमएफ आया, एमएमएफ के कारण फ्लक्स आया और वो फ्लक्स कहां, सेकेंडरी में लिंक कर गया। सेकेंडरी में क्या कर गया बेटा, लिंक कर गया। और सेकेंडरी में जैसे ही फ्लक्स लिंक किया तो एक म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 आया। उस म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण एक करंट आई I2 और उस I2 के कारण आपके पास में एक फ्लक्स आया, एक एमएमएफ डेवलप हुआ। और अगर मैं आपसे कहूं कि एमएमएफ है तो आप उस कोर के रिलक्टेंस से डिवाइड करोगे तो एक फ्लक्स डेवलप कर देगा। वो भी कितना बेटा, कितना एमएमएफ होगा, N2I2T अपॉन डिवाइडेड बाई R। और आपके पास में जो फ्लक्स डेवलप होगा वो फ्लक्स कितना है, φ2T। कितना है, φ2T। कितना फ्लक्स है बेटा, φ2T। कितना है फ्लक्स, φ2T। अब ये फ्लक्स जो है बेटा, यानी कि डायरेक्टली अगर मैं बात करूं कि आपके पास में करंट जो है, इस करंट के कारण जो फ्लक्स आया है φ2, वो आपके मेन फ्लक्स का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मेन फ्लक्स का वो विरोध करेगा तो इसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, तो आपके पास में ये अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। क्योंकि आपके पास में मेन फ्लक्स ये रहा, इसके ऊपर ये रहा आपके पास में, यानी कि दोनों की डायरेक्शन आप देखेंगे तो ये ऐसे नजर आएगा और ये ऐसे नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये लेंज लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। किसने कहा, ये लेंज ने कहा कि ये लेंज लॉ को क्या कर रहा है बेटा, सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है, इतनी बात तो कंफर्म हो गई थी कल ही। किसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेंज लॉ को। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं तो आप यहां पर छोटे शब्दों में चीजों को कह सकते हैं कि सर फाई जो है, फाई ऑफ टी का अपोज जो है वो कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे सर φ2 ऑफ टी अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, यही कहेंगे ना। φ2T क्या कर रहे हैं, φ2 आपका क्या कर रहा है बेटा, फाई का अपोज कर रहा है। यानी कि आपके पास में कोर में फ्लक्स कितना रह जाता है, जब ये अपोज करेगा तो कोर का फ्लक्स कितना होगा। तो इसका मतलब ये है कि दो व्यक्ति एक रस्सी को एक इधर से और एक इधर से, यानी कि दोनों एंड से जब खींच रहे हों तो नेट फोर्स क्या होगा, घटेगा। ऐसे ही सेम आपके पास में नेट कोर फ्लक्स कितना होगा, नेट कोर फ्लक्स आपके पास में जो होगा वो कितना होगा, फाई कोर की अगर मैं बात करूं तो आपके पास में आएगा फाई माइनस φ2T, फाई माइनस φ2 या फिर φ2T, या आपके पास में φT माइनस φ2T आप कह सकते हैं, या फिर φ2। जबकि नो लोड फ्लक्स हमारे पास में कोर में हमेशा, याद रखिएगा, कोर में हमेशा जो फ्लक्स मेंटेन होना चाहिए, वो कोर में हमेशा फ्लक्स मेंटेन होना चाहिए आपके पास में बेटा कितना,
कोर में हमेशा फ्लक्स मेंटेन होना चाहिए फाई कोर बराबर आपके पास में कितना, फाई एट नो लोड के बराबर, वो भी कितना, नो लोड के बराबर कितना बेटा, फाई एम साइन ओमेगा टी। इतना फ्लक्स आपके पास में हमेशा मेंटेन होना चाहिए कोर के अंदर, चाहे फ्लक्स आपके पास में लोड पर हो या फिर नो लोड पर हो। अब इस फ्लक्स को आपको मेंटेन कराना है, जबकि लोडेड कंडीशन में फ्लक्स का विरोध हो रहा है लेंज के नियम के अनुसार, तो कोर फ्लक्स आ रहा है आपके पास में कितना, आपके पास में फाई माइनस फाई टू। इसका मतलब यह है कि आपको किसी तरीके से इस विरोध को कम करना है, यानी कि इस विरोध को हटाना है, तब जाके आपकी उस कोर में इतना फ्लक्स मेंटेन हो पाएगा। यही काम है, यही काम है कि नहीं। आपके पास में नो लोड फ्लक्स कितना था भाई, आपके पास में एट नो लोड में फ्लक्स कितना था, फाई ऑफ टी, इतना ही तो था, इतना ही तो था फ्लक्स आपके पास में, नो लोड फ्लक्स इतना ही तो था। अब इसको मेंटेन कराओ जरा, असल कैसे होगा, कैसे होगा आपके पास में पूरा फ्लक्स नो लोड लिख दो, इसको कैसे मेंटेन करेंगे भाई, यही बात है भाई, आप खुद देख सकते हो इस बात को, आप समझ पा रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, अब इसको मेंटेन करते हैं। अब यहां से मेंटेन करेंगे इस चीज को। अगर मैं आपसे कहूं कि एट नो लोड कंडीशन, एट नो लोड कंडीशन, किसमें बेटा, नो लोड कंडीशन, आपके पास में बेटा नो लोड की कंडीशन में आपके पास में ट्रांसफार्मर का क्या हाल था, तो आप कहेंगे एट नो लोड कंडीशन में जो प्राइमरी है, प्राइमरी में जो आपके पास में एमएमएफ है N1 I1 ऑफ टी, I1 ऑफ टी। भाई जब ट्रांसफार्मर नो लोड पर था तो वहां पर प्राइमरी का काम क्या था, प्राइमरी का काम क्या था, प्राइमरी का काम था कि वो क्या करे बेटा, फ्लक्स को डेवलप करे। क्या करे, फ्लक्स को डेवलप करे। क्या करे, फ्लक्स को डेवलप करना। जाहिर सी बात है, कितने फ्लक्स को डेवलप कर रही थी बेटा वो, आपके पास में यही आपके पास में N1 I नॉट ऑफ टी आपके पास में नो लोड करंट के बराबर मैग्नेटाइजिंग करंट थी। यानी कि आपके पास में एट नो लोड कंडीशन, एट नो लोड कंडीशन कितना फ्लक्स आपके पास में डेवलप किया गया होगा, कितना एमएमएफ डेवलप किया, N1 I1 टी। यानी कि नो लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर में प्राइमरी का काम था केवल और केवल फ्लक्स को क्या करना, प्रोड्यूस करना। यही तो काम है आपका, नो लोड कंडीशन में प्राइमरी का यही तो काम था। अच्छा सर, अगर मैं आपसे कहूं तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, कोई समस्या थोड़ी है उसमें, N1 IM ऑफ टी भी तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत थोड़ी है। जरा देखो, जरा ध्यान से समझना बात को, जरा ध्यान से समझना बात को। अगर मैं आपसे कहूं कि एट लोडेड कंडीशन, अब लोडेड कंडीशन क्या होगा आपके पास में, एट लोडेड कंडीशन, ये थी आपके पास में नो लोड कंडीशन। अब लोडेड कंडीशन क्या होगी, एट लोड ऑन ऑन लोड, एट ऑन लोड, एट ऑन लोड कंडीशन, एट ऑन लोड कंडीशन क्या होगी आपके पास में, इसको समझना है। एट ऑन लोड कंडीशन क्या होगी, तो आपके पास में एट ऑन लोड कंडीशन आप जानते हैं कि प्राइमरी ने क्या किया, फ्लक्स को डेवलप किया N1 I1 ऑफ टी। ठीक, अब आपके पास में सेकेंडरी में क्या हुआ, जब आपने लोड लगा दिया, जब लोड लगा दिया तो क्या हुआ आपके पास में बेटा, तो आपके पास में यहां पर अगर मैं बात करूं तो कितना फ्लक्स डेवलप किया उसने, तो आपने कहा कि सर N1 I नॉट टी प्लस प्लस सेकेंडरी का फ्लक्स कितना आया, N2, एक प्रोड्यूस हुआ ना फ्लक्स कितना आया, ये तो आपके पास में नो लोड फ्लक्स हो गया। आपके पास में ये तो नो लोड में इतना तो था ही, और जब आपने लोड लगाया तो क्या ऐड और हुआ, इतना तो बेटा एमएमएफ उसने किसमें, जब कंडीशन जब नो लोडेड थी तब इतना एमएमएफ तो उसने ऑलरेडी डेवलप कर रखा था। जब आपने लोड लगा दिया तब कितना डेवलप किया, तो उसने डेवलप किया I2T इज इक्वल टू प्लस I2T, यानी कि आपके पास में इतना फ्लक्स डेवलप कर रखा उसने, इतना फ्लक्स और डेवलप कर दिया लोड लगाने के बाद में। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा N1, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं N1 I1 इज इक्वल टू N2 सॉरी N1 I नॉट प्लस N2 I2, इसको हम क्या बोलते हैं, कई बार परीक्षा में आता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोला जाता है एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन,
इसको बोला जाता है एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन। कई बार परीक्षा में आता है कि एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, तो वहां पर वो आपको टर्नों की संख्या देगा और आपके पास में प्राइमरी और सेकेंडरी में करंट देगा और आई नॉट करंट या फिर मैग्नेटाइजिंग करंट आपसे पूछ लेगा। दैट इज नोन एज एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है बेटा? ये एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन है आपकी। क्या है? ये एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन है बेटा आपकी। क्या है? एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन है। अब मैं नो लोड की कंडीशन में अंडर लोडेड कंडीशन में हमारे पास में मैं पहला केस वन लेता हूं, केस फर्स्ट लेता हूं डियर, कि हमारे पास में परमेबिलिटी क्या है? वेरी हाई। परमेबिलिटी कैसी है? म्यू जो है क्या है? म्यू जो है इनफाइनाइट है, तो आपके पास में मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगी? जीरो होगी। मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगी? आपके पास में जीरो है। अगर परमेबिलिटी इनफाइनाइट है तो मैग्नेटाइजिंग करंट आपकी क्या होगी? जीरो होगी। क्या होगी? आपके पास में मैग्नेटाइजिंग करंट कैसी होगी? जीरो होगी। अगर मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो हो गई तो मुझे एक बात बताओ कि आपके पास में N1 I1 इज इक्वल टू N1 I0 प्लस N2 और I2। अगर ये आपके पास में केस फर्स्ट है लोडेड कंडीशन का, केस फर्स्ट है कि अगर आपके पास में परमिबिलिटी इनफाइनाइट है तो मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो है और मैग्नेटाइजिंग करंट I0 के बराबर है, तो ये फंक्शन पूरा जीरो हो जाएगा। और ये फंक्शन पूरा जीरो हो गया तो N1 I1 बराबर क्या हो जाएगा? N2 I2 हो जाएगा। तो आपके पास में क्या बचेगा? N1 बटे N2 बराबर क्या आ जाएगा? I2 बटे I1 हो जाएगा। ये यहाँ से आता है बेटा, ये यहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है। N1 बटे N2 बराबर I2 बटे I1 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है बेटा? ये किसके बराबर है? N1 N2 बराबर N1 बटे N2 बराबर I2 बटे I1। ये किसके बराबर है बेटा? ये हमारे पास में, अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा I2 बटे I1 मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इज इक्वल टू N1 बटे N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/A। ये क्या है बेटा? आपके पास में टर्न रेशियो। ये आ गया आपके पास में टर्न रेशियो। चलिए, क्लियर है? इस बात को मुझे बताओ, अगर क्लियर है तो ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं, इसमें। तो अब देखो आगे अब इसमें आगे बढ़िएगा जरा सल, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा बेटा। यहाँ पर इसको थोड़ा सा सही करिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको ये सही कर लीजिएगा। N2 बटे N1 लिखो इसको ना, N2 बटे N1 ऐसे लिख लो, तभी 1/A आएगा ना, तभी 1/A आएगा ना, तभी 1/A आएगा। ये हो जाएगा आपके पास में N2 बटे N1, N2 बटे N1 बराबर I1 बटे I2। ठीक है, ये आ गया। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, नहीं तो ये आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास में I1 बटे I2 बराबर क्या है? आपके पास में N2 बटे N1 इज इक्वल टू किसके? 1/A के। अब करेक्ट है, 1/A के। इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? I1 और I2 का रेशियो इन टर्म ऑफ टर्न रेशियो, इन टर्म ऑफ टर्न रेशियो। I1 एंड I2 का जो रिलेशन है, I1 एंड I2 का जो रिलेशन है वो किसके फॉर्म में है? इन फॉर्म ऑफ किस में बेटा? आपके टर्न रेशियो में। किसके फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ टर्न रेशियो। टर्न रेशियो के फॉर्म में है ये। किसके फॉर्म में है? इन फॉर्म ऑफ टर्न रेशियो, इन फॉर्म ऑफ टर्न रेशियो। अब अगली बात समझिएगा, अब यहाँ पर अगली बात समझिएगा जरा सर, ध्यान से समझिएगा। मैं 2-3 चीज़ें आपको बता दूं जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। आपने पढ़ा है कि सर E1 बटे E2 टी लगा दीजिएगा, E1 बटे E2 टी बटे E2 ऑफ टी इज इक्वल टू किसके? ए इज इक्वल टू किसके? N1 बटे N2 के। ये कब के लिए सही है? ये कन्फ्यूजन होती है, ये सर कब सही होता है आगे मैं बताऊंगा जब हम लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। ये कब के लिए सही है? ये केवल और केवल बेटा ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए सही है। इट इज ओनली ऑलवेज ट्रू फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। इट इज ऑलवेज ट्रू फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर।
आइडियल ट्रांसफार्मर किसके लिए, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या है, ट्रू है। क्या है, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ट्रू है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये केवल और केवल किसके लिए, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या है, ये ट्रू है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में, अगर मैं आपसे कहूं कि I2, देखो ध्यान रखना यहां पर मैंने क्या लिखा था, I1 बटे I2 बराबर N2 बटे N1, N2 बटे N1 था, इसीलिए यहां पर टर्न रेशियो 1/n आया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में, अगर मैं लिखूं I1 बटे I2, सॉरी यहां पर मैं लिखूं कैसे, N1 बटे N2 बराबर I2 बटे I1 इज इक्वल टू किसके, ए के। ये कब के लिए ट्रू है बेटा, ये ट्रू है आपके लिए आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर में भी कब, जब आपके पास में परमेबिलिटी इनफाइनाइट हो, ये तब के लिए ट्रू है। ये तब के लिए क्या है, आपके पास में ट्रू है, जब आपके पास में आइडियल ट्रांसफार्मर की परमेबिलिटी भी कैसी हो बेटा, आपके पास में इनफाइनाइट हो। दिस रिलेशन इज ट्रू, लिख लो, this relation is true for ideal transformer when permeability is infinite। तब के लिए रिलेशन ट्रू है, नहीं तो अदरवाइज ये ट्रू नहीं है, अदरवाइज ये ट्रू नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप कह रहे हैं कि सर I2T, इसमें T लगा लीजिए, आप चाहो तो T लगा लो, इसमें T लगा लो, ठीक है। आपसे अगर मैं कहूं कि बेटा I2T बटे I1T बटे I1T इन फॉर्म ऑफ टर्न रेशियो इज इक्वल टू ए है, इज इक्वल टू ए है। यदि मैं आपसे कहूं कि I1 का मान कितना होगा, तो I1T बराबर आप क्या लिख सकते हो, I2T डिवाइडेड बाई ए, जहां पर आपके पास में ये क्या है, एक टर्न रेशियो है। ये क्या है आपके पास में, टर्न रेशियो है। ये क्या है, टर्न रेशियो है। ये क्या है आपके पास में, टर्न रेशियो है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि I1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गई आपके पास में, I2 डिवाइडेड बाई ए के आ गई, I2 डिवाइडेड बाई ए के। जब हम रिफर्ड वैल्यू पढ़ेंगे रेजिस्टेंस को, प्राइमरी से HV से LV, LV से HV से LV और LV से HV में जाएंगे, वोल्टेज, करंट, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करेंगे, तब वहां पर मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं बता रहा हूं। तो आपके पास में अगर मैं आपसे कहूं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, I1 का जो मान होगा आपके पास में अंडर लोडेड कंडीशन में, जब ट्रांसफार्मर की परमेबिलिटी इनफाइनाइट होगी, तब वहां पर करंट का जो मान होता है वैल्यू बेटा I1 जो होगी वो हमेशा I2 डिवाइडेड बाई टर्न रेशियो के बराबर होती है। इसी को तो हम बोलते हैं आपके पास में I1 बराबर I2 बटे ए, और इसी को मैं बोलता हूं I2 डैश। क्या बोलता हूं, I2 डैश। क्या बोलता हूं, I2 डैश भी बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं इसको बेटा, हम I2 डैश भी बोलते हैं। या फिर इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी रिफर्ड टू प्राइमरी, या फिर मैं क्या बोलता हूं बेटा, सेकेंडरी रिफर्ड वैल्यू टू प्राइमरी साइड। यानी कि आपने सेकेंडरी की वैल्यू प्राइमरी की तरफ अगर आप रिफर्ड करेंगे, तो आपको टर्न रेशियो ए से क्या देना होगा, भाग देना होगा, किसमें, सेकेंडरी की करंट में। तो आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा, रिफर्ड हो जाएगी। अब यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात, आप मुझे बताओ कि E1 और E2 फेज में होते हैं कि विदा आपके पास में अपोजिट फेज में होते हैं, कितना फेज डिफरेंस होता है इनके बीच में, कई बार सवाल आता है। तो मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान से सोचना और ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों का रिलेशन है किसके साथ में, टर्न रेशियो के साथ में, तो अगर मुझे एक बात बताओ, E1 E2 आपके पास में बोथ आर रिलेटेड टू द टर्न रेशियो, बोथ आर रिलेटेड टू द टर्न रेशियो। अगर ये दोनों टर्न रेशियो के साथ में रिलेशन है, तो ये हमेशा इन फेज होंगे। हमेशा क्या होंगे, इन फेज होंगे। हैंस दे विल बी ऑलवेज इन फेज। तो यहां पर लिख लो, इस पॉइंट को नोट करके इस पॉइंट को लिख लो यहां पर, ताकि आपको याद रहे कि आपके पास में E1 E2 रिलेटेड विथ E1 E2, यहां से लिखो E1 and E2 both
बोथ आर related to turn ratio so both are related to turn ratio, so E1 and E2 both are related to turn ratio, so E1 and E2 in phase अब कुछ कहेंगे सर है क्या ये मामला है इन फेज। अरे मूर्ख आदमी, मुझे एक बात बताओ, टर्न रेशियो है क्या? कांस्टेंट क्वांटिटी है कि नहीं? अरे भैया, जब मैं आपसे कहूँ कि E1 बटे E2 बराबर, आप कह रहे हैं कि सर N1 बटे N2 बराबर A के है, तो ये क्या है बेटा? एक कांस्टेंट है। क्या है? एक कांस्टेंट है। और अगर मैं आपसे कहूं केवल इनके मैग्नीट्यूड में अंतर आएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका A का मान आपके पास में 5 है, तो E1 बटे E2 बराबर क्या लिखोगे आप? मैंने कहा कि A बराबर आप 5 लिखोगे, तो E1 बटे E2 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में? 5E2। तो मुझे एक बात बताओ, इनके फेज में कोई चेंज आएगा क्या? केवल इनके मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आपके पास में प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्नों की संख्या पर कितना आपने लिए हैं और कौन सा ट्रांसफार्मर आपने लिया है। तो हेंस यहां से ये बात प्रूव होती है कि आपके पास में E1 और E2 दोनों के दोनों आपके पास में कैसे होंगे? इन फेज होंगे। अच्छा सर, क्लियर हो गई ये बात। तो अब दूसरी बात क्या है सर कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, कई बार ये पूछा गया कि सर I1 I2 क्या होगा, ये भी फेज में होंगे? बिल्कुल डियर, क्योंकि आपके पास में दूसरा नोट ये कहता है कि I1 एंड I2 both are related to turn ratio, so I1 and I2 both in phase कैसे होंगे? ये दोनों बच्चा पार्टी फेज में होंगे। ये दोनों कैसे होंगे? ये दोनों फेज में होंगे। ये दोनों कैसे होंगे? फेज में होंगे। बोलो, इतना डाउट आपका आज खत्म हो गया। क्योंकि आप क्या कह रहे हैं सर, आपने कहा कि सर I2 बटे I1 बराबर N1 बटे N2 बराबर कहा सर A। तो अगर मैं आपसे करूं कि आपके पास में प्राइमरी और सेकेंडरी जो है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी करंट जो रिलेशन रख रही है इसके साथ में रख रही है, तो कांस्टेंट नंबर है, वो आपके फेज पर कभी भी कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अगर जो भी प्रभाव होगा वो आपके पास में किस पर होगा? जो भी प्रभाव होगा वो प्रभाव होगा उसके मैग्नीट्यूड पर, फेज को चेंज नहीं कर पाएगा, फेज को परिवर्तित कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें इतनी पावर नहीं है। चलिए, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, क्लियर हो गया आप सभी का, मैं उम्मीद करता हूं ऐसी। अब इसके फेजर की बात कर लेते हैं। फेजर की, तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, फेजर की बात और कर लेते हैं साथ में। अगर मैं फेजर की बात करूं तो हमारे पास में लोड लगा है ट्रांसफार्मर के पास में, ट्रांसफार्मर में लोड लगा हुआ है कोई, और वो लोड जो है, मैंने मान लिया कि आपके पास में जो ट्रांसफार्मर में लोड लगाया हुआ है आपने, वो ट्रांसफार्मर में जो लोड लगा है वो लैगिंग लोड मैं कंसीडर कर लेता हूं। लेट अस कंसीडर अ लैगिंग लोड। ठीक, आपके पास में यानी कि V2 से करंट IL क्या कर रही है? लैग कर रही है। मैंने ऐसा मान लिया, मैंने ऐसा क्या कर लिया? मान लिया भाई। लेट अस कंसीडर कंसीडर कर लिया बेटा मैंने। क्या? कंसीडर अ लैगिंग लोड, लैगिंग लोड। अब मैंने लैगिंग लोड कंसीडर कर लिया मेरे भाई, तो आप क्या कहेंगे कि सर आपके पास में जो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज था VL ऑफ टी, मान लो VL ऑफ टी लोड वोल्टेज आपके पास में क्या करेगा बेटा? आपके पास में लीड करेगा किससे? ILT से बेटा। किससे? ILT से क्या करेगा? लीड करेगा वोल्टेज, तभी तो करंट लैग करेगी। आप ऐसा लिख लिए हैं, अब ऐसा मान लिए हैं। अगर ऐसा मान लिए हैं तो लीड क्या बेटा? लीड IL ऑफ टी। क्लियर है? अच्छा सर, मान लिए इस बात को, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग अप्रोक्सीमेट मानते हैं कि ये E2T के बराबर है, और मैं ये तो आप जानते ही हैं कि I2 में
I2 जो है आपके पास में वो किसके बराबर है, IL के बराबर है। यहाँ ऊपर मैंने लिख दिया था पहले से ही, मुझे पता था कि आगे काम आएगा। ये क्या है, ये I2 किसके बराबर है बेटा, I2T के बराबर है। किसके बराबर है, I2T के बराबर है। किसके बराबर है, I2T के बराबर है। किसके बराबर है, I2T के बराबर है। अच्छा सर, अब हम लोग फेजर खींचना स्टार्ट करते हैं। चलिए, फेजर को सर खींचना आपने बताया था कि हम लोग सबसे पहले लेते हैं रेफरेंस, और रेफरेंस में मैंने, आप जानते हैं क्या लिया था, मैंने फ्लक्स को लिया था। रेफरेंस में मैंने किसको लिया था बेटा, फ्लक्स को लिया था। रेफरेंस मैंने किसको लिया था, फाई ऑफ टी, फ्लक्स को। स्टार्टिंग से लेके आ रहा हूं मैं तो रेफरेंस। चलिए, अब रेफरेंस लिया था आपके पास में फाई ऑफ टी बराबर, आप चाहो तो पूरा लिख लो, फाई एम साइन ओमेगा टी। मैंने इसको लिया रेफरेंस। अच्छा जी सर, बिल्कुल, मैंने इसको क्या लिया बेटा, रेफरेंस लिया। अब रेफरेंस लेने के बाद आप इस बात को जानते हैं कि आपके पास में, मैंने स्टार्टिंग में पहला चैप्टर, दूसरा या तीसरा लेक्चर आप देखेंगे तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ें कंसीडर की हैं कि E1 E2 क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री लीड करते हैं। क्या करते हैं, फ्लक्स से 90 डिग्री ये क्या करते हैं बेटा, लीड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करा दिया, यहाँ पर आपके पास में 90 डिग्री क्या करा दिया, लीड करा दिया। किसको, अब E1 ऊपर बनेगा E2, तो चूंकि आप जानते हैं कि हमने लिया था स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो E2 आपके पास में कहाँ बनेगा, यहाँ, और E1 यहाँ बनेगा। दोनों फेज में होते हैं क्योंकि एक दूसरे से आप जानते हैं कि ये रिलेटेड विद द टर्न रेशियो, सो E1 एंड E2 आर इन फेज। दोनों के दोनों इन फेज होंगे, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास में जो N1 और N2 हैं, जो N1 एंड N2 हैं, डजन कंट्रीब्यूट, कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करते फेज शिफ्ट के साथ में। वो कोई हिस्सा नहीं लेते फेज शिफ्ट में, उनकी औकात नहीं होती वो फेज शिफ्ट करा दें किसी चीज़ को। हाँ, उसके मैग्नीट्यूड को कम ज़्यादा कर देंगे, लेकिन आप कहें कि इनके फेज शिफ्ट को ये आगे पीछे कर दे तो नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। अब आ जाओ, मुझे एक बात बताओ, आपने कहा कि सर E2 से करंट I2 लैग कर रही है। अरे भाई, कितना लैग करेगी, कितना लैग करेगी? अरे सर, लैग तो उतना ही करेगी ना जितना आपने यहां पर लोड का पावर फैक्टर होगा। जितना लोड का पावर फैक्टर होगा उतनी आपके पास में एक करंट इस वोल्टेज से क्या कर रही होगी, लैग कर रही होगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सर कितनी लैग की करंट, तो आप कह सकते हैं कि सर करंट तो लैग उतनी करेगी जितना आपके पास में लोड का पावर फैक्टर होगा, दैट इज द I2T। I2T मैंने माना कि यहां पर ये लैग की समवॉट एंगल फाई, समवॉट एंगल फाई, या फिर आप कह सकते हैं फाई एल। क्या कह सकते हैं, लोड एंगल फाई एल कह सकते हैं। क्या दिक्कत है इसमें, आप लोड एंगल फाई एल कह सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो कितनी लैग की, तो आपने कहा सर फाई एल डिग्री लैग की। कितनी लैग की, फाई एल डिग्री लैग की। अच्छा जी, बिल्कुल। अब मुझे बताइए कि सर I2 डैश कहाँ गई हमारी, ओहो, या फिर मैं आपसे कहूं कि सर I1 कहाँ बनेगी, I1 कहाँ बनेगी? सर I1 बता दीजिए। बस I1 अगर तुम सीख गए बनाना तो तुम फेजर डायग्राम बनाना तुरंत सीख जाओगे। तो चलिए, I1 की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि I1T बराबर होता क्या है, I2T डिवाइडेड बाय A, और इसी को हम बोलते हैं I2 डैश ऑफ T। अच्छा सर, अभी तो बताया भाई पीछे। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? तो आपने कहा सर N1 बटे N2 इज इक्वल टू A। अब आपके पास में N1 बटे N2 इज इक्वल टू A क्या है, टर्न रेशियो है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में I1 कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि सर I1 कितनी होगी, आपके पास में ये मान पर डिपेंड करेगी टर्न रेशियो के, कि यदि अगर मैं आपसे कहूं चूंकि हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया था, तो आपके पास में वैल्यू क्या आएगी, आपके पास में N1 इज ग्रेटर देन N2। सो अगर N1 इज ग्रेटर देन N2 है तो आपके पास में A का मान ज़्यादा होगा। जब A का मान ज़्यादा होगा तो आपके पास में ये वैल्यू होगी कम, यानी कि आपके पास में I1 का मान I2 से तो कम आएगा, I1 का मान I2 से कम आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, यानी कि मैग्नीट्यूड के हिसाब से I1 का मान कितना आएगा, आपके पास में I2 से कम आएगा, क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर लिया था स्टेप डाउन। क्या लिया था, स्टेप डाउन। क्लियर है। अच्छा जी सर, बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि I1 बननी कहां चाहिए, अरे भाई बननी कहां चाहिए,
I1 की अगर मैं बात करूं कि I1 बननी कहां चाहिए, तो मुझे एक बात बताओ, I1 और I2 जो संबंधित है वो टर्न रेशियो से हैं, और टर्न रेशियो डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी फेज शिफ्ट इन एनी क्वांटिटी, यानी कि आपके पास में टर्न रेशियो किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूट नहीं करता फेज शिफ्ट, यानी कि आपके पास में I2 या फिर I1 डैश जो बनेगी, यानी कि आपके पास में जो I1 बनेगी वो I1 आपको यहां नजर आएगी कहीं I1T, और इसी को हम बोलते हैं किसके बराबर, I2 डैश के बराबर, किसके बराबर, I2 डैश के बराबर। यही बनेगी मेरे भाई, यही बनेगी, यही बनेगी, बोलो यही बनेगी। अच्छा सर मैग्नेटाइजिंग करंट कहाँ गई? अरे बेटा मैग्नेटाइजिंग करंट मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि हमारे पास में केस कौन था परमेबिलिटी इनफाइनाइट का, तो आई एम शुड बी जीरो, कैसी होनी चाहिए, जीरो, आई एम शुड बी जीरो, आई एम शुड बी जीरो, यानी कि आपके पास में आई एम का यहाँ पर जीरो होगा, तो इसका मतलब ये है कि आप चाहे बनाओ या ना बनाओ मान जीरो है, तो आपका कोई फर्क पड़ेगा क्या उस पर? कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एकदम से फेजर पूरा कंप्लीट है। तो हमेशा याद रखिएगा कि I1 जो होगा आपके पास में जो रिफर्ड क्वांटिटी थी, कहाँ से, सेकंड, प्राइमरी से सेकेंडरी में, प्राइमरी से सेकेंडरी में जो रिफर्ड क्वांटिटी थी, तो प्राइमरी से सेकेंडरी में जब भी आप वोल्टेज या करंट को रिफर्ड करेंगे कभी भी वो फेज शिफ्ट नहीं करती हैं, क्योंकि फेज शिफ्ट में टर्न रेशियो कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है, याद रखिएगा। तो I1 एंड I2 ऑलवेज इन फेज, सो देखो बोथ आर इन फेज, बट लेकिन मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कि आपके पास में ट्रांसफार्मर है कैसा, किस नेचर का है, स्टेप अप है स्टेप डाउन है, आपके पास में आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, सम वॉट कौन सा ट्रांसफार्मर है, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको सेशन कैसे लग रहे हैं, इन सेशंस को शेयर करते रहिए साथ में, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सारी चीजें जो है प्रैक्टिकल हैं, और एक भी आप देखेंगे किताब में थ्योरी पढ़ने से पहले अगर आप ये सेशन देख लेंगे तो किताब की आपको थ्योरी पूरी समझ में आएगी, किताब क्या कहना चाह रही। कोई भी किताब हो, आप किसी भी राइटर की किताब उठा लीजिएगा, सारी चीज़ें खत्म आपको समझ में आएंगी। लेकिन हाँ, रटने वाले व्यक्ति दूर रहें, केवल वही पढ़ें जिनको समझ में आता है, और जो रटना चाहते हैं रटने वालों के लिए ये क्लास नहीं होती है, वो केवल और केवल उन विद्यार्थियों के लिए होती है ये क्लास जो विद्यार्थी समझ कर चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत दिनों तक अपने पास में चीज़ें रखना चाहते हैं। और रटता तो तोता भी है, मैं बार बार कहता हूँ, तो रटना नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट हैं ज़्यादा, समझ के चलोगे तो आगे तक काम आएंगे, नहीं तो कोई काम नहीं आएंगे, 2 दिन बाद भूल जाओगे क्या बताया था मैंने। थैंक यू, आप सभी का शुक्रिया।